मेरा नाम आभा है। मैं एक गांव में रहती थी। हमारे गांव की लड़कियों के बाल काटने के नाम पर मेरे काका आधी रात क्या करते थे मुझे कुछ पता नहीं था। मैं जब छत पर गई और सामने जो कुछ देखा उससे तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि जो मुझे दिख रहा था सच उससे भी ज़्यादा भयानक लग रहा था। मैं धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। छत पर बस चांदनी छाई हुई थी। आज रात मेरी सच जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि आखिर काका छत पर करते क्या थे, और एक दिन मुझे वो मौका मिल ही गया। हर बार काकी का पहरा इतना कड़क होता था कि सीढ़ियों पर पैर तक नहीं रख पाती थी, और कभी कभी मैं काकी से पूछती कि आप कैसे काका को अकेली रात में एक अविवाहित लड़की के साथ छोड़ सकती हो, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। आज काकी वहाँ नहीं थी और मैं ऊपर पहुँच गई। मेरे काका कुछ समय पहले एक 15 साल की लड़की कामनी के साथ छत पर गए थे और पूरे 2 घंटे बाद नीचे आए थे। इन 2 घंटों में क्या हुआ ये जानने की मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। मेरे काका पेशे से नाई थे, लेकिन उनका काम और काम करने के तरीके से मैं हैरान थी। और आज रात मुझे यही जानना था कि काका सिर्फ जवान लड़कियों के ही छत पर बाल क्यों काटते हैं, वो भी आधी रात को। मैं ऊपर चढ़ गई और सच सामने आने ही वाला था कि उतने में काकी की वो आवाज़ मानो मेरी तो जान ही निकल गई। हमेशा डरी हुई और धीमी आवाज़ में बोलने वाली काकी की ऐसी आवाज़ मैंने आज पहली बार ही सुनी। मेरी काकी मुझसे पूछने लगी कि ऊपर क्यों जा रही हो। मैंने कहा कि नीचे डर लग रहा था, बस इसीलिए ऊपर जा रही थी। इतना सुनते ही काकी ने मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और कहने लगी कि तुम्हें पता नहीं आज कामनी बाल कटवाने आई है। फिर तुमने सोचा भी कैसे ऊपर जाने के बारे में? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे काका ही तुम्हारी और तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी उठाते हैं। तुम्हारे पापा के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर आ गई है और तुम उनके काम के बीच में आ रही हो। मुझे लगता है अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो किसी को भी दखल नहीं देना चाहिए, खुद मैं भी नहीं, और इसीलिए मैं खुद ऊपर नहीं जाती। आज के बाद अगर तुम मुझे ऐसी कुछ हरकत करती दिखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। काकी की बात सुनकर मैं डर गई और माफ़ी मांगकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कमरे में आने के बाद मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि आखिर काका को इतने एकांत की ज़रूरत ही क्या है। वो किस तरह बाल काटते हैं कि कोई तीसरा व्यक्ति वहाँ नहीं जा सकता। और भी नाई की दुकान है जो 15 मिनट में ही बाल काट देते हैं। उन्हें तो किसी प्रकार का भी एकांत नहीं चाहिए होता है और ना ही किसी आने जाने वाले से उन्हें कोई दिक्कत होती है। लेकिन मेरे काका पता नहीं किस प्रकार के नाई थे। दूसरों के काका अपनी भतीजी को लाड प्यार करते हैं और मेरे काका मुझ पर बंधन लगाते थे। हर बात के लिए मुझे वे बस इतना ही कहते कि तुम्हारे पिता नहीं हैं, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैं सिर्फ 12 साल की थी। इतनी छोटी होने के बावजूद उनकी इजाज़त के बिना मेरा घर से निकलना भी मना था। स्कूल तक छोड़ने का काम भी काका ही करते थे। कभी कभी तो लगता कि इस घर से कहीं भाग जाऊं, क्योंकि बाल काटने का काम इतना विचित्र था कि मुझे घुटन सी महसूस होती थी। मेरे काका महीने में 1-2 लड़कियों के ही बाल काटते थे और वो भी छत पर, और बाकी समय वे मुझ पर ध्यान देने में लगा देते। मेरे पापा बहुत जल्दी हमें छोड़कर चले गए थे और सारी जिम्मेदारी काका पर आ गई थी, और इसीलिए मुझ पर काका अपना हक जमाते थे। हम सब एक ही घर में रहते थे, पर पता नहीं क्यों काकी बहुत डरी डरी सी रहती थी। मेरी माँ एक खुश मिजाज और साफ मन की थी और वो काका से बोलने में भी डरती नहीं थी, और दूसरी तरफ काकी की जान निकलती थी काका से बात करने में, और वो जो कहते बस सर हिलाकर हाँ कहकर चुप बैठ जाती। शायद इसका कारण ये भी हो सकता है कि उनकी शादी को 8 साल से ऊपर हो गए थे और अभी तक उन्हें कोई बच्चा नहीं था। खैर, जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी तो मुझे समझ में आ रहा था कि मेरे काका क्या काम करते हैं। मुझे बड़ी हैरानी होती, क्योंकि मेरे काका पुरुष होकर भी पुरुषों के बाल नहीं काटते थे, और बस तभी से मेरे मन में उत्सुकता बढ़ गई थी कि ये ऐसा क्यों करते हैं। जब वे लड़कियों के बाल काटते तो रह रह कर मेरे मन में उथल पुथल होने लगती। मैं बार बार खुद को दूसरे ख्यालों में उलझाती, पर मेरा मन बस काका के काम पर ही अटका रहता। गांव में ऐसी अफवाह थी कि काका जिस भी लड़की के बाल काटते वो लड़की और ज़्यादा सुंदर हो जाती और उसका नसीब भी चमक उठता, और सबसे बड़ी बात उस लड़की की शादी भी अच्छी जगह होती। इसलिए लोग हंसी खुशी अपनी लड़की काका के पास भेज देते ताकि उनकी लड़की की भी किस्मत बदले। लेकिन काका के पास भेजने से किस्मत कैसे बदलेगी ये मेरी समझ से परे था।
और वो भी आधी रात अकेले। मैंने कई बार सच्चाई जानने की कोशिश की कि आखिर बात क्या है, पर जैसे ही काका छत पर जाने लगते, काकी पहरा देने लगती और किसी को भी ऊपर नहीं जाने देती। मेरी सहेली संतू को भी दूसरी लड़कियों की तरह ही मेरे काका के पास लाया गया और मैं ये जानकर खुश थी। मैं सोचने लगी कि दूसरे दिन उससे सब कुछ पूछूंगी, पर दूसरे दिन जब वो स्कूल आई तो वो एकदम चुप थी। मैंने उससे पूछा भी, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और जाकर चुपचाप क्लास में बैठ गई। मैं सोचने लगी कि इतना बोलने वाली संतू को अचानक क्या हो गया। घर आकर जब मैंने माँ से कहा तो माँ कहने लगी कि शायद उसकी माँ ने मना किया होगा। अब तो उसके सिर पर बाल भी नहीं हैं, हो सकता है सब उसे चिढ़ाते हों, इसलिए वो सहम गई हो। माँ की बात सुनकर मैं चुप हो गई। सच में 14 साल की संतू बहुत विचित्र दिख रही थी और क्लास के बच्चे उसे हमेशा चिढ़ाते रहते थे, इसलिए वो शर्मा कर चुप बैठ जाती। लेकिन उसके चुप बैठने के पीछे की असली वजह क्या थी, ये मुझे पता नहीं चल पा रहा था। दिन ऐसे ही बीतते गए और मैं कोशिश में लगी रही सच्चाई जानने की, लेकिन हर बार काकी मुझे रोक देती और माँ भी मुझे बहुत सुनाती। कहती कि काका के काम में अड़ंगा मत डाला करो, तुम्हारे पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने ही हमें संभाला है। अगर वो तुम्हें चिल्लाते हैं तो तुम्हारे भले के लिए ही होगा। शुरू में तो मुझे माँ की बातें समझ नहीं आती थी, लेकिन बाद में समझने लगी थी कि माँ एक विधवा थी और हमें किसी और का सहारा भी नहीं था। मेरे नाना नानी भी इस दुनिया में नहीं थे और मामा लोग सभी दूसरे शहर में रहते थे। उन्होंने तो कभी पलट कर भी हमारी तरफ नहीं देखा। ऐसे समय में काका ही हमारा एकमात्र सहारा थे। अपनी शादी के बाद भी उन्होंने कभी भी हमारे किसी भी खर्च में रोक टोक नहीं लगाई, उल्टा शादी के बाद और ज़्यादा ख्याल रखने लगे। काकी को भी एक साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं थी। काका के बच्चे नहीं थे, इसलिए मुझ पर ज़्यादा ध्यान देते थे। मैं भी मान लेती थी कि अगर हमें काका का सहारा नहीं होता तो हम इस गांव में किस तरह अपना गुजर बसर करते। मैंने काकी को वादा किया कि मैं आगे से काका के काम में दखलंदाजी नहीं करूंगी। मैंने अब आगे से छत पर जाने का विचार ही छोड़ दिया था। मैं सोचने लगी कि अगर काकी ने मेरी शिकायत काका से कर दी तो मैं और माँ कहाँ जाएंगे। अब काका का काम पहले की तरह चल रहा था। कभी 1 महीने में या फिर 1.5 महीने में एक न एक लड़की आती ही थी और काका के साथ छत पर चुपचाप चली जाती और उसकी अवस्था बहुत विचित्र होती थी। एक रात मैं पानी पीने उठी तो काका मुझे नीचे उतरते दिखे। उनका रूप बहुत विचित्र दिख रहा था। उनकी सांसें फूल रही थी, मानो बहुत थके हुए हों। वे हमेशा काली धोती पहनकर छत पर लड़कियों के बाल काटने जाते थे। नीचे आते हुए उनके पैर कपकपा रहे थे और उनका चलना भी कठिन हो रहा था। और तभी मुझे याद आया कि जब वे बाल काटते तो दूसरे दिन अपने आप को कमरे में बंद कर लेते थे। ये सब मैं छुप कर देख रही थी। दूसरे दिन काकी कमरे से बाहर आई, लेकिन काका अभी तक कमरे में ही थे। स्कूल की छुट्टी होने के कारण आज उन्हें मेरी भी परवाह नहीं थी और मेरी माँ भी किसी रिश्तेदार के घर गई हुई थी। घर का काम निपटा कर मैं किचन में गई तो देखा काकी अपने आंचल से मुंह ढककर रोए जा रही थी। मैंने काकी को ऐसे रोते पहली बार ही देखा था। मैं दौड़ते हुए काकी के पास गई और कहने लगी कि काकी क्या हुआ। ये सुनते ही काकी ने अपने आंसू पोंछे और कहने लगी कि अरे नहीं पगली, कुछ नहीं हुआ, बोलो कुछ चाहिए क्या। काकी रो रही थी, इतना मुझे पता था। इस बात ने मुझे और ज़्यादा चिंतित और बेचैन कर दिया था। आखिर बात क्या थी। मुझे अब काका पर संदेह होने लगा था। अब मैं काका काकी पर बहुत ध्यान देने लगी थी। काका जब लड़कियों के बाल काट कर आते तो बहुत थके हुए रहते और काकी दूसरे दिन चुपचाप रोती रहती। समय ऐसे ही बीतता जा रहा था। अब मैं 16 साल की हो गई थी। माँ ने मेरे माथे को चूमा और कहने लगी कि मुझे भी तुम्हारी किस्मत और लड़कियों की तरह तुम्हारे काका के हाथों से चमकते देखनी है। ये सुनते ही मानो मेरी जान मेरे गले में ही अटक गई हो कि माँ मुझे काका के पास भेजने वाली है बाल कटवाने के लिए। उम्र के 16वें साल गंजा होना बहुत ही शर्म की बात होने वाली थी मेरे लिए। मैंने अपने माँ के सामने हाथ जोड़े और कहने लगी कि माँ चाहे कुछ भी हो जाए पर मेरे बाल मत कटवाना। ये सुनते ही माँ मुझ पर जोर से चिल्लाई और कहा कि तुमने देखा है कैसे लड़कियों की किस्मत बदल गई है, जिनके भी बाल तुम्हारे काका ने काटे हैं। उनकी शादी कुछ ही दिनों में धूमधाम से और बड़े घर में हुई है। अगर उन्हें उनके काम का इतना फायदा हो सकता है तो हम तो घर के ही है ना। मैंने ना कहा, पर माँ ने काका को बुलाकर कहा कि आज रात तुम्हें अपनी भतीजी के बाल काटने हैं। ये सुनते ही काका के चेहरे का रंग ही उड़ गया और कहने लगे कि क्या वो बड़ी हो गई है। इस पर माँ ने कहा कि हाँ, आभा पूरी तरह बड़ी हो गई है
और अब उसकी शादी किसी अच्छे से घर में कर देंगे। और अगर तुम उसके बालों को हाथ लगा दोगे तो क्या पता उसकी किस्मत चमक उठे। माँ ने मुझे काका के साथ छत पर भेज दिया। वहाँ जाकर मैंने काका से हाथ जोड़कर कहा कि मुझे गंजा मत बनाओ, सब मुझ पर हंसेंगे। काका मेरे सामने काली धोती पहनकर काफ़ी देर तक बैठे रहे। वो पता नहीं किस सोच में डूबे थे। उसके बाद काका मेरे पास आए, तब तो मानो मेरी जान ही निकल गई हो। काका ने मेरे सर पे हाथ फेरा और मुझे गले से लगा लिया। मुझे लगा कि वो रो रहे हैं। मैंने उन्हें सहारा दिया और बिठाया और उनके आंसू पोंछे और पूछा, क्या हुआ काका, आप रो क्यों रहे हो? इस पर वे कहने लगे कि मैं तुम्हारे बाल नहीं काट सकता, तुम मेरी भतीजी हो, मेरे घर की इज्जत हो, तुम नीचे जाओ और माँ से कह दो कि हम तुम्हारे बाल नहीं काट सकते। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने नीचे जाकर माँ से सब बता दिया। माँ सीधे ही काका के कमरे की तरफ गई। देखा तो काका काकी के पैरों में पड़े हुए थे और उनसे माफ़ी मांग रहे थे। काकी भी रोए जा रही थी। माँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। फिर काका ने जो सच बताया उसे सुनकर तो हमारे होश उड़ गए। काका रोते रोते बता रहे थे कि इस बात को काफ़ी साल बीत चुके थे। काका गांव के मुखिया के विशेष नाई थे और सिर्फ उन्हीं के बाल काटते थे। वो मुखिया एक चालाक और बेहद ही कपटी व्यक्ति था। काका को उसका स्वभाव बिल्कुल पसंद नहीं आता था, पर मजबूरी के कारण उसका काम करना पड़ता था। एक दिन उस मुखिया ने काका को नौकरी से निकालकर एक नई नौकरी दे दी और सारे गांव में एक अफवाह फैला दी कि काका के हाथ में जादू है और जो कोई अपनी बेटी का बाल इनसे कटवाएगा तो उसकी किस्मत चमक जाएगी, उसकी शादी किसी बड़े घर में हो जाएगी। गांव के लोग तो वैसे भी सीधे साधे होते हैं। उन्होंने उस मुखिया की बात मान ली और मुखिया ने अपने सेवकों द्वारा ये बात सारे गांव में फैला दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने मुझे लाखों रुपए देने का वादा किया और कहा कि तुम्हें सिर्फ जवान लड़कियों के ही बाल काटने हैं। मुझे लगा कि इसमें क्या गलत है। जब गांव वाले अपनी लड़कियों के बाल कटवाने के लिए मेरे पास लाते तो सचमुच उनका नसीब बदलने लगा। इसलिए मैं खुशी खुशी रात के अंधेरे में उनके बाल काटता, जिसके बदले मुखिया हजारों रुपए देता। ये सिलसिला कई सालों तक चला। जब मेरी शादी तुम्हारी काकी से हुई उसके बाद मुझे पता चला कि मुखिया उन लड़कियों के साथ कौन सा खेल खेल रहा है। मुझे जब सच्चाई पता चली तो मैंने उस काम से निकलने की बहुत कोशिश की, पर मैं उस दलदल में बहुत बुरी तरीके से फंस गया था। मुखिया उन लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाता। जो भी लड़की मेरे पास अपने बाल कटवाने आती, मुखिया को पता चल जाता कि अब ये बड़ी हो गई है और उसे किसी बहाने से हवेली बुलाते और अपनी हवस पूरी करते। और उन लड़कियों में से तुम्हारी काकी भी एक लड़की थी। लेकिन तब तक मैं इस काम में इतना फंस गया था कि मुखिया मुझे धमकी देता कि अगर मैंने किसी को ये बात बताया तो उल्टा मुझे ही चरित्रहीन साबित कर देंगे। इसलिए तुम्हें अकेली कहीं जाने नहीं देता था, क्योंकि उसकी नज़र इतनी गंदी और बुरी है, ये मुझे अच्छे से पता था। ये सब तुम्हारी काकी को पता था, इसलिए वो रोती थी। मुखिया ने मुझे एक काली धोती दी थी ताकि बाल काटते समय लोगों को सच में लगे कि मैं किसी विशेष तरीके से काम करता हूँ और उन लड़कियों की शादी वो अपने ही किसी न किसी सेवकों से करा देता और उन्हें ढेर सारे पैसे दे देता। इसलिए उन लड़कियों की किस्मत बदल जाती। वो मुखिया अंधाधुंध पैसे उड़ाता है। मैं नहीं चाहता था कि मुखिया को ये बात पता चले कि तुम अब बड़ी हो गई हो, बस इसीलिए तुम्हारे बाल नहीं काटे। ये सब सुनकर माँ और मैं रोने लग गई। अब मुझे समझ आया कि काका मुझ पर इतनी पाबंदियाँ क्यों लगाते थे। काका रोते रोते कहने लगे कि हम ये गांव छोड़कर कहीं और रहने चलेंगे। मैं गांव के मास्टर को एक पत्र लिखकर सब कुछ सच सच बता दूंगा। वो एक समझदार व्यक्ति हैं, वो गांव वालों को सही ढंग से समझा देगा। हमें नहीं पता था कि हम कहाँ जाने वाले हैं। काका ने एक लंबी सी चिट्ठी उन मास्टर जी को लिखी। हमने वो गांव छोड़ दिया, लेकिन आज काका के चेहरे पर कोई डर नहीं था, बेफिक्री थी और खुश नजर आ रहे थे। आज भी कई गांव में ऐसे मुखिया हैं जो ऐसे बुरे कर्म करते हैं और गरीब लोगों को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक